नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। परीक्षा पे चर्चा में छात्रों को पीएम मोदी का गुरु मंत्र, पढ़ाई को न बनाए बोझ। सुप्रीम कोर्ट ने जन स्वराज पार्टी की बिहार चुनाव रद्द करने की याचिका को किया खारिज। इस्लामाबाद में मस्जिद पर सुसाइड ब्लास्ट, 31 की मौत, 170 से अधिक घायल। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में रचा इतिहास, 55 गेंदों में जड़ा शतक। और कल से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का होगा आगाज, डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगी टीम इंडिया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में छात्रों से संवाद करते हुए परीक्षा के तनाव को दूर करने और पढ़ाई को जीवन से जोड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि पढ़ाई बोझ नहीं होनी चाहिए और सफलता के लिए पहले मन को तैयार करना जरूरी है। पहले मन को जोतो, फिर मन को जोड़ो। पीएम मोदी ने लक्ष्य तय करने और इंटरनेट के संतुलित उपयोग, स्किल डेवलपमेंट, लाइफ और प्रोफेशनल स्किल्स के संतुलन पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों को केवल अंकों पर नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने वाली शिक्षा पर ध्यान देने की सलाह दी। साथ ही अस्मिया गमोसा के जरिए नॉर्थ ईस्ट और महिला सशक्तिकरण का महत्व भी रेखांकित किया। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फास्टैग का सालाना टोल पास फिलहाल सिर्फ निजी यानी कि नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए ही उपलब्ध रहेगा। लोकसभा में सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर के सवाल पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कैब, टैक्सी और अन्य कमर्शियल वाहनों को इस योजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि जिले में रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहनों को कुछ रियायतें और नेशनल हाईवे के नियमित उपयोगकर्ताओं के लिए मंथली पास की सुविधा पहले से मौजूद है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्यों के बीच चलने वाली टैक्सियों पर लगने वाले एंट्री टैक्स तय करना राज्यों का अधिकार है और केंद्र सरकार इसे एक समान नहीं कर सकती। वहीं टैक्सी ड्राइवरों की सुरक्षा को लेकर मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत रोजाना 8 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे काम की सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ड्राइविंग घंटे की निगरानी, 2 ड्राइवर सिस्टम और थकान पहचानने वाली तकनीक जैसे उपायों पर भी काम किया जा रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। पार्टी का दावा था कि चुनाव से पहले राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए दुरुपयोग किया गया है। खास तौर से उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को निशाना बनाया, जिसमें राज्य हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए सीधे 10,000 रुपए देने का फैसला कर रही थी। साथ ही मूल्यांकन के बाद 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन भी देना तय था। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पार्टी से पूछा है कि उन्हें चुनाव में कुल कितने वोट मिले। उन्होंने कहा है कि लोग आपको नकारते हैं और फिर आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल पार्टी 243 में से 238 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत सकी। उसे कुल 16,77,583 वोट यानी कि 3.4% ही मिले थे। सीजेआई ने यह भी कहा है कि पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग करना न्यायिक रूप से उचित नहीं है और याचिका इस आधार पर योग्य नहीं थी। अंत में जन स्वराज पार्टी ने याचिका वापस ले ली है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी की खंडित शहरी परिवहन व्यवस्था को एकीकृत और समन्वित बनाने के उद्देश्य से दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड के गठन हेतु विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसे विधेयक का मसौदा निर्धारित समय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड राजधानी में मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेलवे और फीडर सेवाओं को एकीकृत करेगा और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाकर अंतिम मील कनेक्टिविटी सुधारने, निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और ट्रैफिक जाम घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये पहला वायु प्रदूषण से निपटने और सतत परिवहन प्रणाली विकसित करने की सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस्लामाबाद की शिया मस्जिद कस्र ए खजीदुल कुबरा में जुमे की नमाज के दौरान एक सुसाइड का बम धमाका हुआ। धमाके में कम से कम 31 लोगों की मौत और 170 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को PIMS और CDA हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और अस्पतालों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। धमाके के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने मस्जिद के आसपास का इलाका घेर लिया है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। धमाके के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी भी नहीं ली है। करीब 3 महीने पहले यानी कि 11 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद के G11 इलाके में भी सुसाइड ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 12 लोग मारे गए थे और 30 से अधिक लोग घायल हुए थे। भारत ने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा पेश की है और रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह कदम बाजार की उम्मीदों के अनुरूप था। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है तो शेयर बाजार के लिए और सकारात्मक संकेत मिलते। वैश्विक बाजार की स्थिति भी भारतीय शेयर बाजार पर प्रभाव डाल रही है। 5 फरवरी को अमेरिकी शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखी गई। इस कमजोरी का असर आज भारत समेत एशिया शेयर बाजारों पर भी देखने को मिला है। भारत में IT सेक्टर के शेयरों में भी हाल के दिनों में लगातार कमजोरी बनी हुई है। TCS और इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज कल से हो रहा है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगी। पिछले संस्करण में जो वेस्टइंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में हुआ था, भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर खिताब जीता था। हालांकि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कोई भी टीम अभी तक लगातार 2 बार खिताब नहीं जीत पाई है। टीम इंडिया को ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड शामिल है। भारत का पहला मैच कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ है। भारत 12 फरवरी को नामीबिया, 15 फरवरी को पाकिस्तान जो कि कोलंबो में होगा और 18 फरवरी को नीदरलैंड जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम से भिड़ेगा। टीम इंडिया की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे। टीम ने पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद से कोई भी सीरीज नहीं हारी है। स्क्वाड में दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती भी हैं। टीम में 8 खिलाड़ी 2024 के विजेता का हिस्सा थे, जबकि 7 नए खिलाड़ियों को जगह मिली है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 4 ग्रुप हैं और हर ग्रुप की टॉप 2 टीमों को सुपर 8 में जगह मिलेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंदों में शतक ठोका, जो फाइनल में अब तक का सबसे तेज शतक है। इससे पहले सूर्यवंशी को पिछले मैचों में खराब प्रदर्शन के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन फाइनल में उन्होंने शानदार पारी खेलकर इंग्लैंड की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी है। सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले केवल तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने। इस पारी के साथ ही वैभव सूर्यवंशी इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। 7 पारियों में उन्होंने 62.71 की औसत से 439 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत इन दिनों फिल्मों के अलावा राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। हाल ही में उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी से मुलाकात की। कंगना ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिसमें दोनों एक ही सोफे पर बैठे मुस्कुराते हुए पोज देती नजर आई। कंगना ने पर्पल ब्लाउज और पिंक कॉटन साड़ी में, जबकि हेमा ने येलो प्रिंटेड साड़ी में अपनी खूबसूरती दिखाई। तस्वीरों के साथ कंगना ने लिखा, संसद में सुकून के कुछ पल ड्रीम गर्ल के साथ। वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना आखिरी बार अपनी फिल्म इमरजेंसी में नजर आई थी। अब वो अपनी अपकमिंग फिल्म भारत भाग्य विधाता में दिखाई देंगी, जिसका निर्माण उनके होम प्रोडक्शंस मणिकर्णिका फिल्म के बैनर तले किया जा रहा है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और श्रेयस तलपड़े भी मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।